तो बच्चों, अब इंटरमीडिएट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा संबंध और फलन है, जिसे हम रिलेशन और फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस के अनुसार, और हमारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को हमको विधिवत पढ़ना है और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं या जो आती हैं उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और आपको इसकी थ्योरी के बारे में विधिवत पढ़ लेना है। इसकी थ्योरी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी थ्योरी को हम नहीं समझ पाएंगे तो हम इसके क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो संबंध और फलन से को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे की चीज़ें हैं, पीछे के कंटेंट हैं, वो इससे रिलेटेड है। इसलिए हमको ये भी जानना होगा। तो एक बार उसको हम रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद फिर हम इस टॉपिक पर आते हैं। जो सबसे पहला है वो आता है कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या होता है ये? तो जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो प्राप्त जोड़ा क्रमित युग्म कहलाता है। यानी कि जब दो वस्तुएं हैं, अगर उनको एक ऑर्डर में लिखा जाए तो जो जोड़ा मिलता है उसको हम क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे हमने लिखा है कि A, B, A, B, यानी A एक प्रकार की वस्तु है मान लेते हैं और B दूसरे प्रकार की वस्तु है। तो कामा लगाकर इन वस्तुओं को छोटे ब्रैकेट में लिख देने से जो प्राप्त होता है उसी को हम क्रमित युग्म बोलते हैं। यानी कि दो वस्तुओं को कामा लगाकर छोटे ब्रैकेट में लिख देने से जो भी प्राप्त होता है इसी को हम क्रमित युग्म बोलते हैं। अब क्रमित युग्म क्या होता है कि ये कोई समुच्चय नहीं होता, ये हमको समझना है। क्योंकि जब हम समुच्चय को लिखते हैं तो आप जानते हैं कि समुच्चय को लिखने में ये जो ब्रैकेट होता है वो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, यानी कि मझले ब्रैकेट का यूज करते हैं। जबकि इसमें क्या है, हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, यानी कि हम छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो जो क्रमित युग्म होता है वो अवयवों का समुच्चय नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समुच्चय में जो एलिमेंट होते हैं उनके स्थान की अदला बदली की जा सकती है। समुच्चय में जो भी एलिमेंट होते हैं उनको, जैसे अगर मान लो कहीं A = A, B है तो हम इसको A = B, A भी लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे A, B लिखें चाहे B, A लिखें। जैसे सपोज दैट कि B = 1, 2, 3 है तो B = इसे हम 3, 2, 1 भी कह सकते हैं। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो समुच्चय में एलिमेंट के प्लेस की अदला बदली की जा सकती है। और समुच्चय में क्या है कि कर्ली ब्रैकेट का यूज हम करते हैं, जबकि ऑर्डर पेयर में हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए क्रमित युग्म अवयवों का समुच्चय नहीं होता है, अर्थात A, B does not equal to B, A। जो A, B है वो B, A के इक्वल नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। इस चीज को हमको ध्यान देना है कि क्रमित युग्म में जो प्लेस, एलिमेंट का जो प्लेस है वो डिसाइड होता है और उसको हम अदल बदल नहीं सकते हैं। यानी कि A के जगह पर B या B की जगह पर A को हम नहीं लिख सकते हैं। फिर क्रमित युग्म में उनके जो एलिमेंट होते हैं वो समान हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समुच्चय में क्या होता है कि अगर कहीं पर A, A लिखा हुआ है तो इसे हम A = A लिख सकते हैं या लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, क्रमित युग्म में अगर कहीं पर लिखा है A, A तो ये ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल A लिख दिया जाए, सिंगल एलिमेंट A लिख दिया जाए। तो इसलिए क्रमित युग्म में जो एलिमेंट होते हैं वो समान भी हो सकते हैं। दूसरी बात है कि जो पहले प्लेस पे होता है उसे हम प्रथम घटक
या प्रथम निर्देशांक कहते हैं। दूसरी जगह पे जो होता है उसे द्वितीय घटक, द्वितीय अवयव या द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। ध्यान रहे, जो पहले प्लेस पे होता है उसे प्रथम घटक या प्रथम अवयव या प्रथम निर्देशांक कहते हैं। जैसे यहां पर क्या है ए, यानी इसकी जगह क्या है ए, यानी ए क्या है प्रथम घटक या प्रथम अवयव या प्रथम निर्देशांक, जबकि बी को हम क्या बोलेंगे द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक। तो इसलिए क्रमित युग्म में दोनों का प्लेस डिसाइड होता है, दोनों एलिमेंट का प्लेस डिसाइड होता है, इनके स्थान की अदला बदली नहीं कर सकते हैं। दोनों एलिमेंट को कामा लगाकर ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में हम लिखते हैं। पहले एलिमेंट को हम प्रथम अवयव या प्रथम घटक या प्रथम निर्देशांक बोलते हैं, दूसरे को हम द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक बोलते हैं। अब दो क्रमित युग्म बराबर कब हो सकते हैं? दो क्रमित युग्म बराबर कब हो सकते हैं? सपोज दैट कि AB इज इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, तो AB इक्वल टू CD तभी पॉसिबल है if the AB is equal to CD then it is possible if A equal to C। मतलब क्या है, जो प्रथम घटक है यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो। मींस क्या है, दैट इज A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। It is possible if the first element of the first order pair and first element of the second order pair that is equal to A equal to C and B equal to D, then आप कह सकते हैं कि AB जो ऑर्डर पेयर AB है वो ऑर्डर पेयर CD के बराबर हो सकता है। अर्थात दो ऑर्डर पेयर बराबर होंगे तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके प्रथम अवयव बराबर होंगे और उनके द्वितीय अवयव बराबर होंगे, तभी दो ऑर्डर पेयर यानी दो क्रमित युग्म आपके बराबर होंगे। अब उसके बाद बात आती है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर A और B दो नॉन इम्पटी सेट हैं। नॉन इम्पटी सेट का मतलब होता है कि A में कुछ एलिमेंट हैं और B में भी कुछ एलिमेंट हैं। A और B में कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई एलिमेंट है, रिक्त नहीं है यानी इम्पटी नहीं है, यानी ऐसा नहीं उसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो अगर A और B देयर आर टू नॉन इम्पटी सेट एंड एलिमेंट्स आर A एंड B, ये सपोज करते हैं कि जो सेट A है उसमें उसका एलिमेंट A है और जो सेट B है उसका कोई एलिमेंट B है। सपोज दैट कि कोई सेट A है जिसका एक एलिमेंट A है और कोई सेट B है जिसका एक एलिमेंट B है, तो इसलिए A क्रॉस B, इसे हम पढ़ेंगे A क्रॉस B, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। A और B दो सेट हैं, A और B दो सेट हैं और इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी हम पढ़ते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B इक्वल टू A कामा B सच दैट A belongs in set A and B belongs in set B। A belongs in set A and B belongs in set B। अगर कहीं पर लिखा है A क्रॉस B A B सच दैट A, तो इसका मतलब है कि जो A है वो सेट A का एलिमेंट है और जो B है वो सेट B का एलिमेंट है। तो ये हमको समझना है। दूसरा, यहाँ से हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर दो सेट दिए हैं A और B और उसमें कोई भी ऐसा सेट है जो कि इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी अवयव ना हो। इम्पटी सेट क्या होता है, इसे वाइड सेट भी कहते हैं। इम्पटी सेट क्या होता है कि ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो आपका रिक्त समुच्चय होता है यानी कि इम्पटी सेट होता है। तो सपोज दैट A और B में से कोई एलिमेंट ऐसा है जो इम्पटी सेट है यानी जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, या तो A इम्पटी है या तो B इम्पटी है या A और B दोनों इम्पटी हैं
तो अगर ये दोनों एम्प्टी सेट होंगे या कोई एक एम्प्टी सेट होगा तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी आपका एम्प्टी आएगा, यानी कि A क्रॉस B इक्वल टू 5 एंड B क्रॉस A दैट इज आल्सो इक्वल टू 5। इन द केस ऑफ द इफ द A and B both are the empty set or single A or B is a empty set, then A cross B is equal to 5 or B cross A that is also equal to 5। in this order हमको ये जानना है कि n A क्रॉस B इक्वल टू n B क्रॉस A दैट इज इक्वल टू n A इंटू n B। ये हमको जानना है कि A क्रॉस B या B क्रॉस A। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस B और नंबर ऑफ ऑर्डर इन B क्रॉस A दैट इज इक्वल टू Na, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि A क्रॉस B में के जो कुल उपसमुच्चय होंगे कितने होंगे, A क्रॉस B के जो कुल उपसमुच्चय होंगे वो कितने होंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर mn होता है। 2 की पावर mn क्या है, जहां पर m क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट और n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। यानी जैसे मान लो A और B दो सेट दिए हैं A और B, तो इसका मतलब है कि m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A और n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। तो A क्रॉस B में जो कुल उपसमुच्चय होते हैं वो 2 की पावर mn होता है, जहां पर m समुच्चय A के अवयवों की संख्या है और n क्या है समुच्चय B के अवयवों की संख्या है। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा रिवीजन था जिसको आपको करना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक इसको पढ़ने में दिक्कत है। तो इस तरह से सबसे पहले इसको जाने और फिर अगले वीडियो में हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे।